नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र में आज पढ़ेंगे भारतीय विचारक मारिया मॉन्टेसरी। आपका जन्म इटली में 1870 में हुआ और निधन 1992 में। प्रश्न बनता है ये कहाँ की है? इटली की है। आप एक महिला डॉक्टर के रूप में अपना काम प्रारंभ किया। फिर आपको रोम विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि और असाधारण बच्चों की शिक्षा, मंद बुद्धि और असाधारण बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। शिक्षा और स्वास्थ्य की आपने इसमें अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इन बच्चों के लिए एक विशेष शिक्षा पद्धति का निर्माण किया। उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपने इन बच्चों की प्रगति का अध्ययन के लिए एक शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया या निर्माण किया। एक विशेष बुद्धि पद्धति का निर्माण किया जिसमें मंद बच्चे एवं साधारण बच्चे, मंद बुद्धि वाले बच्चे और साधारण बुद्धि वाले बच्चे एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद आपने इस को आगे बढ़ाया। जो आपके द्वारा एक पद्धति विकसित हुई उसका नाम है मारिया शिक्षण पद्धति। उसके आप प्रतिपादक हैं। शैक्षिक विचार, शिक्षा के बारे में आप क्या क्या विचार है देखते हैं। आपके अनुसार बालक के जीवन के स्वाभाविक विकास में दी जाने वाली सक्रिय सहायता को शिक्षा समझा जाना चाहिए। पुनः सुन लीजिए। बालक के जीवन के स्वाभाविक विकास में दी जाने वाली सक्रिय सहायता को शिक्षा समझा जाना चाहिए। आपने स्वाभाविक विकास पर ज्यादा बल दिया। आपके अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? आपने 3 से 7 वर्ष के बच्चों को अपने शिक्षा पद्धति में प्रवेश दिया। यानी प्रश्न बनता है कि आपने किस उम्र के बच्चों को अपने शिक्षण पद्धति में रखा? तो 3 से 7 वर्ष। आपने 3 से 7 वर्ष आयु के बच्चों को अपने शिक्षण पद्धति में रखा। और उसके बाद आपका विचार है कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? कि शिक्षा जन्मजात शक्तियों और क्षमता का विकास करे। शिक्षा कामेंद्री और ज्ञानेंद्री का विकास करे। ज्ञानेंद्री 5 होती है: आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। इसके अलावा पर्यावरण शिक्षा का ज्ञान दिया जाए और नैतिक विकास के बारे में बताया जाए या गुण के बारे में बताया जाए और भावी जीवन हेतु तैयार करना। ये शिक्षा के उद्देश्य आपके अनुसार हैं। पाठ्यक्रम, आपके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? उसमें क्या शामिल होना चाहिए? आपके अनुसार ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें बच्चों को क्रियात्मक और रचनात्मक विकास का अवसर मिले और कक्षा 1 से 5 तक बच्चों के कार्य रूपरेखा को इन्होंने तय किया कि छोटे एक बच्चे हैं तो उनको सिखाया जाए कैसे बैठा जाए। 2 के है थोड़ा अनुशासन बताया जाए। 3-4 में चले जाए बताया जाए अपना हाथ मुंह धोना, टिफिन धोना आदि छोटी छोटी बातों को। इसके अलावा विद्यालय के बारे में आपका क्या विचार है? आपने विद्यालय को बाल घर कह के संबोधित किया। प्रश्न बनता है कि विद्यालय को बाल घर किसने कहा? तो आपने कहा, मारिया मॉन्टेसरी ने। आपके अनुसार उसमें क्या होना चाहिए? बच्चों के सुख सुविधा के साधन होने चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, खेल के सामान होने चाहिए। इसके अलावा पूरा उनको स्वतंत्रता होना चाहिए और इसके साथ कोई समय सारणी नहीं होना चाहिए। जब बच्चे मर्जी खेले, जब कूदे। अर्थात जैसे बच्चे घर में होते हैं, जब मर्जी होता खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, गाते, वैसा माहौल आपने अपने विद्यालय में रखा। इसलिए इसको बाल घर कह के संबोधित किया। अगला देखते हैं विद्यार्थी। आपके अनुसार विद्यार्थी जो है वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया कि विद्यार्थी ऐसा हो जो उसके आसपास पाठ्यक्रम घूमता हो, उसको स्वतंत्रता दिया जाए एक्टिविटी करने के लिए। शिक्षण विधि, आपने शिक्षण विधि को 3 भागों में बांटा। शिक्षण विधि को 3 भागों में बांटा। पहला कामेंद्रियों की शिक्षा बताया है।
से संबंधी है, हाथ जैसे बच्चों का हाथ धोना, मुंह धोना इत्यादि। दूसरा है ज्ञानेंद्रिय यानी अनुभव करना। 5 बताए थे ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, यानी इनके माध्यम से जो अनुभव बच्चा करेगा वही ज्ञान है, वही जानकारी है। तीसरा है भाषा और गणित शिक्षा, जिसमें पहले लिखना बताया जाए, फिर पढ़ना बताया जाए, फिर अंक गणित का ज्ञान कराया जाए, फिर उसके बाद आगे प्रक्रिया किया जाए इत्यादि। इस प्रकार आज हम लोगों ने मॉन्टेसरी पद्धति के बारे में जाना, जिसमें महत्वपूर्णता बाल घर और शिक्षा की जो आयु सीमा है 3 से 7 वर्ष, और इन्होंने किस प्रकार के बच्चों को अपने शिक्षा में शामिल किया। वो मानसिक रूप से जो कमजोर बच्चे थे, मानसिक रूप से कमजोर एवं मंद बुद्धि के बच्चों के बारे में जानकारी इन्होंने दिया या उस पर अध्ययन किया। अब आगे पढ़ेंगे शिक्षा और समाज का आपसी संबंध। शिक्षा और समाज एक दो टॉपिक है। शिक्षा और समाज का अंतर संबंध। समाज हम सब रहते हैं, शिक्षा का मतलब यहाँ औपचारिक शिक्षा के लिए विद्यालय से। तो समाज क्या है? समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है, जहां हम सब रहते हुए एक दूसरे के सहयोग से सारी एक्टिविटी करते हैं। उसमें समूह में रहने वाले लोगों के पारस्परिक आपसी संबंध एवं सहयोग है, और यह समाज एक अमूर्त संस्था है, एक दूसरे पर निर्भरता है, ये उसकी विशेषता है। सकारात्मक और नकारात्मक सोच दोनों है, समाज में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं। संचेतना का गुण है, समानता और असमानता की दोनों की भावना है समाज इत्यादि। ये सब समाज के गुण है। आप इसमें से कोई दो बता सकते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक सोच, समानता और असमानता। आगे देखते हैं शिक्षा और समाज का आपसी क्या संबंध है। शिक्षा के यहाँ तात्पर्य लेते हैं विद्यालय से, क्योंकि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। इसको सामाजिक इकाई भी माना गया है, क्योंकि समाज का लघु रूप विद्यालय को माना जाता है। विद्यालय ही वह है जो बच्चों को सामाजिक गुण सिखाता है, अनुशासन सिखाता है, संस्कार सिखाता है इत्यादि। जो विद्यालय या शिक्षा है वह समाज की आवश्यकता के अनुरूप, समाज के आदर्श के अनुरूप शिक्षा का विकास होता है, पाठ्यक्रम का विकास होता है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसा समाज होगा वैसी शिक्षा, जैसा समाज होगा वैसी शिक्षा। अगला टॉपिक देखते हैं प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा की। जब चर्चा करते हैं तो जो प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा थी उसका मुख्य बिंदु धर्म प्रधान शिक्षा थी, चरित्र विकास पर बल दिया जाता था आदि। लेकिन आधुनिक समाज की बात करें, आधुनिक शिक्षा की बात करें तो इस समय विज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तकनीक को दिया जाता है, तर्क शक्ति को दिया जाता है, और रोजगार प्राप्ति आदि पर विशेष महत्व दिया जाता है। ये समय के अनुसार बदला है। जैसा समाज वैसी शिक्षा। आज समाज मांग रहा है रोजगार, तकनीक मांग रहा है, तो वो पाठ्यक्रम शामिल है। अगला है समाज का शिक्षा पर प्रभाव। समाज का शिक्षा पर प्रभाव। समाज के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए। जैसा समाज होता है यही लाइन आ जाता है, जैसा समाज वैसी शिक्षा। समाज के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए। यदि समाज लोकतांत्रिक है, जैसे भारत में समाज लोकतांत्रिक है, तो उसमें यानी शिक्षा में, शिक्षा के पाठ्यक्रम में समानता का गुण होगा, स्वतंत्रता की बात होगी, सहभागिता होगा आदि की चर्चा होगी। जैसा समाज वैसी शिक्षा। आगे देखते हैं सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करते हैं। अगर सामाजिक दृष्टिकोण रूढ़िवादी है, संकीर्ण विचारधारा वाला है, तो शिक्षा भी पुरानी पद्धति पर संचालित होगी। यदि सामाजिक दृष्टिकोण नवीन है तो उसमें नवाचार होगा, नया प्रयोग होगा इत्यादि। यही लाइन आ जाती, जैसा समाज वैसी शिक्षा। शिक्षा का समाज पर प्रभाव। समाज शिक्षा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, दोनों की चर्चा है। शिक्षा का समाज पर प्रभाव। शिक्षा समाज में समाज को प्रभावित करता है। शिक्षा समाज को प्रभावित करता है, करती है आर्थिक रूप से, सामाजिक नियंत्रण के रूप से, सामाजिक सुधार के रूप से, सामाजिकरण की दृष्टि से इत्यादि। क्योंकि शिक्षा ही वह है जो सामाजिक गुण को बताती है और नियंत्रण के बात को समझाती है। आगे देखते हैं आधुनिक भारतीय समाज और शिक्षा। अगर बात करें तो आज वर्तमान समय में अनेक भारत में पिछड़े
पक्ष को देखने को मिला है, जैसे भेदभाव का होना, दहेज प्रथा का होना, कन्या भ्रूण हत्या होना, अशिक्षा, जातिवाद आदि। ये क्यों है? क्योंकि ये पिछड़ी मानसिकता आज पिछड़े है। हमको ऐसी शिक्षा चाहिए, ऐसी शिक्षा चाहिए जो सर्वांगीण विकास करे, बहुमुखी विकास करे और सामाजिक दोषों को, जो अभी बताया है अशिक्षा, दहेज प्रथा, सामाजिक दोषों को दूर करने वाली शिक्षा हो, ऐसी शिक्षा चाहिए। और शिक्षा उचित मार्गदर्शन करे, शिक्षा उचित मार्गदर्शन करे और कुशल नागरिक गुण का विकास करे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए इत्यादि। समाज की प्रगति के लिए शिक्षा आवश्यक है, समाज की प्रगति के लिए शिक्षा आवश्यक है, इसलिए शिक्षा और समाज एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, शिक्षा के प्रभावी कारक, जिसमें विद्यालय, समाज, परिवार, राज्य, जनसंचार के साधन। परिवार, बच्चा परिवार में जन्म लेता है एवं सभी अपनी अच्छी बुरी आदतों को परिवार से सीखता है। इसके बारे में कहा गया है, परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला तथा माता को उसकी प्रथम शिक्षिका माना गया। इसमें सब कुछ निहित है। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला और माता को उसकी प्रथम शिक्षिका माना है। जो बच्चे अपने घर परिवार बड़ों से ही संस्कार, अच्छी आदत सीखते हैं। दूसरा है समाज, वह उसके बाद समाज में जाता है, आस पड़ोस का समाज है, विद्यालय का समाज है, मित्र मंडली है, रिश्तेदार आदि। जो शिक्षा है वो हमको प्राचीन काल में कहाँ मिलती थी? मुख्य उद्देश्य था कि शरीर का विकास, धार्मिक पक्ष था। मुख्य रूप से आश्रम में, देवालय में, मकतब में, चर्च आदि शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे और उनका मुख्य उद्देश्य था कि बालक का बहुमुखी विकास। लेकिन आज क्या है? आज बच्चों का जो विकास है औद्योगिक है, टेक्नोलॉजी है, रोजगार है आदि। तो समाज और शिक्षा का एक दूसरे पर प्रभाव रहता है। यानी बच्चा अपने परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था माना गया है। विद्यालय ही संस्कार सिखाता है, अनुशासन सिखाता है, क्योंकि विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। बच्चा अपने घर परिवार के बाद विद्यालय से सबसे ज्यादा सीखता है और सबसे ज्यादा अनुभव लेता है। जनसंचार के साधन के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? सूचना देना, जानकारी देना और ऐसे लोगों को जो दूर है, दूरस्थ लोगों को सूचना जानकारी देने के लिए संचार के साधन का प्रयोग किया जाता है। संचार के साधन कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा करें। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिका आदि। प्रश्न बनेगा, जनसंचार के दो साधन बताइए, रेडियो और टेलीविजन। अब आगे देखते हैं, जनसंचार के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है। ये भी प्रश्न है कि जनसंचार के साधनों को कितने भागों में बांटा गया? 3। कौन कौन से? पहला मुद्रित साधन यानी छपा हुआ साधन, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक साधन, मशीनरी, तीसरा सांस्कृतिक साधन। देखते हैं, मुद्रित साधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? छपी हुई सामग्री आती है, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिका और अन्य छपी हुई सामग्री आदि। इलेक्ट्रॉनिक साधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप हमारे पास रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि समय समय पर नए नए टेक्नोलॉजी यंत्र आते जा रहे हैं। सांस्कृतिक साधन, ये हमारे समाज द्वारा, हमारे परंपरा द्वारा बताए जाते, सिखाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से रामलीला, नौटंकी, कठपुतली, खेल द्वारा, लोकगीत द्वारा, लोक नृत्य द्वारा आदि। इससे भी हमको जानकारी मिलती है, किसी विशेष प्रसंग के बारे में वो शिक्षा देते हैं। उपयोगिता, इन सभी कारण की क्या उपयोगिता है? राज्य भी हमको देता है, क्योंकि राज्य और समाज का संबंध है, राज्य और विद्यालय का संबंध है, क्योंकि राज्य ही विद्यालय की व्यवस्था करता है, शिक्षा उसी के अनुरूप चलती है, जैसी सरकार आती है उसके अनुरूप शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन होती रहती है। उपयोगिता, सूचना देने के लिए, मनोरंजन के लिए, समस्या समाधान के लिए, चिंतन के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के जानकारी के लिए, शैक्षिक कार्यक्रम
के जानकारी के लिए और तकनीकी ज्ञान आदि की जानकारी के लिए ये जनसंचार के साधन हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने जाना शिक्षा के प्रभावी कारक के अंतर्गत प्रश्न आता है, शिक्षा के प्रभावी कारक बताइए कोई दो, परिवार और विद्यालय। उसके बारे में आप सब जान ही रहे हैं, इसलिए आगे वाले क्लास में ये यही समाप्त होता है विषय वस्तु। अगले क्लास में अगले विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे।